जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद अफरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने गेस्ट पेपर का आगाज़ किया हुआ है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये देखें, हमारा जो सिलेबस है सीपीसी का, वो प्रीएम्बल से लेकर 12 तक है, 15 से सेक्शन 15 से लेकर 20 तक है, 47, 75, 96, 104, 115, 151 है। तो ये हमने पिछली वीडियो में प्रीएम्बल से लेकर सेक्शन 12 तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी बता दिया और साथ समझा भी दिया था। और मैं आपको सेक्शन जो है ना 15 से लेकर 20 तक इम्पोर्टेंट भी करवाऊंगा और ये समझा भी देता हूँ कि इसका मतलब क्या और आपने इसको कैसे करना है, कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, आइए ये देखिए जनाब। उसने कहा है कि प्लेस ऑफ स्विंग के किस जगह आप सो करेंगे। प्लेस ऑफ स्विंग ये जो है ना आपने करना है, ये आपको सेक्शन 15 से बताता है 20 तक, 20 से आगे चलता है। ठीक है ना, ये आपको प्लेस ऑफ स्विंग बताता है कि आप सू कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, सू कहाँ पे कर सकते हैं। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब कि वो कोर्स जिनमें सूट इंस्टीट्यूट होने चाहिए। कौन सी? एवरी सूट, हर वो सूट क्या है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट होगा इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई। लोएस्ट ग्रेड में सबसे पहले आप सिविल कोर्ट फर्स्ट क्लास में जाएंगे, सिविल कोर्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जाएंगे, फिर सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास। ठीक है ना जी। जो आपकी जो लोएस्ट ग्रेड की होगी ना, जो कोर्ट होगी वहां पर जाएंगी, यानी कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। कंपिटेंट टू ट्राई इट मतलब है कि सिविल कोर्ट है, उसके बाद सिविल कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। क्लास मतलब कि क्लास जो 1 है, क्लास 2, क्लास 3 जो है, इनके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आती है। सबसे पहले क्या सूट किया जाएगा, लोएस्ट ग्रेड जो है ना, उसमें लोएस्ट ग्रेड में जो कॉम्पिटेंट हो सूट ट्राई करने की, वहां पे किया जाएगा। ठीक है, ये अपने वर्ड जो है ना लोएस्ट ग्रेड, इसको याद रखना है आगे से। ये अपने 15 सेक्शन जरूर करना है, 16 भी करना है। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। सब्जेक्ट मैटर जो अगर जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर वाकया हो, पाया जाता हो, मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती हो, तो वहां पर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अगर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है वहां पर, तो फिर यानी कि सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी आर अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाई लॉ। अगर उसकी पेक्यूनरी, उसकी माली सेहत को देखते हुए और एनी अदर लिमिटेशन जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, तो वो कहाँ फाइल किया जाएगा? आ जाए नीचे, आ जाए इधर बताता हूँ। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट, वो उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुरिडिक्शन, जिसके जुरिडिक्शन में द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वो प्रॉपर्टी वाक़या है। वो कौन सी प्रॉपर्टी वाक़या है? फादर सूट्स अगर ऐसा सूट करना है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हो। ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा? शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जिस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट जिस कोर्ट में हो, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी वाक़या हो, उस कोर्ट में फिर किया जाएगा जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी मौजूद हो। ठीक है ना, इन द केस ऑफ सूट्स रेफर्ड टू इन द क्लास सी। अब आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन द क्लास सी एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज होली और पार्शली अराइजन। यहाँ पे जो सी है ये हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फॉर द इसे उसने कहा है फॉर द बी, ए पढ़ लिया, हम बी पढ़ते हैं। फॉर द पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर पार्टीशन करनी है आपने प्रॉपर्टी की, ये भी कहाँ पे होना है? ये भी उसी कोर्ट में होगा जिस कोर्ट में प्रॉपर्टी सिचुएट है करती है। ठीक है ना, आगे सी फॉर क्लोजर सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ द mortgage of mortgage of or charge upon the immovable property।
इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी मॉर्टगेज का केस है, उसकी रिडेम्पशन उसको ख़त्म करने का, सेल का है, फोरक्लोजर उसको क्लोज करने का है। तो फिर क्या होगा, केस कहाँ पे होगा, वो पे केस कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा है इन द केस ऑफ सूट्स रेफर टू इन क्लास सी। ये सी जो है इसमें जो इन द केस ऑफ द सूट्स रेफर टू इन क्लास सी, ये जो उसने कहा है क्लास सी में जो केस है ये कहाँ पे रेफर हो गए, एट द प्लेस, ये एट द प्लेस where the cause of action has wholly or partly arisen, जहाँ पर cause of action wholly या partly arise हुआ हो, वहाँ पर यानी कि ये जो सूट है ना फोरक्लोजर और सेल और रिडेम्पशन वाले, ये क्या होंगे, ये और मॉर्टगेज वाले, ये सेल, ये वाले कहाँ पे होंगे, ये वहाँ पे होंगे जब cause of action wholly और partly arise हुआ हो। ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट डिटर्मिन करवाना है या इंटरेस्ट को डिटर्मिन करना है कि वो आपका राइट बनता है या नहीं, अगर इस तरह का कोई सूट फाइल करना तो वो भी उसी कोड में फाइल होगा जिसकी जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट है होती है। ठीक है, मैं इसको मजीद आसान करके बता रहा हूँ। आगे आगे ये क्या कहता है, फॉर कंपनसेशन ऑफ द रॉन्ग फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर रॉन्ग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने रॉन्ग किया है उसकी कंपनसेशन के लिए आपने क्या करना है, सूट फाइल करना है। तो फिर भी वो भी किस में होगा, उस कोर्ट में होगा जिसकी जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है जनाब, आगे एफ है, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने रिकवर करना है एक्चुअली अंडर द डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, जो क्या है वो एक्चुअली क्या है, अंडर डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट में है, अटैच कर दिया गया हो मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसको रिकवर के लिए आपने सूट फाइल करना है। वो भी उसको सूट उसी कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में क्या है वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। बात क्लियर हो गई। बस सी वाला आपने याद रखना है, सी में जो है ना सी, ये उधर होगा जहाँ पे काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुआ हो। ठीक है ना, मतलब कि अगर वो उसकी जुरिडिक्शन में अगर फायर सिचुएट नहीं भी करती प्रॉपर्टी, लेकिन दूसरी जगह अगर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होली या पार्टली तो वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ ना प्रोवाइडेड दैट, इसको पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन अ रिलीफ रिस्पेक्टिंग, अगर आप एक सूट फाइल करते हैं रिलीफ क्लेम करने के रिस्पेक्टिंग किस लिहाज से, आर कंपनसेशन मांगते हैं फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपके रॉन्ग होता है प्रॉपर्टी को हेल्ड बाई आर बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में where the relief sought can be entirely obtained through this his personal obedience, लिया जाता है जहाँ पे रिलीफ जो है ना क्लेम किया जा सकता हो, be instituted either in the court within the local limits of jurisdiction the property is situated or in the case of the suit referred to in class C, अगर केस जो है वो क्लास सी का है, वो वाला जो फोरक्लोजर वाला मैंने आपको इधर बताया था, सेल वाला है, रिडेम्पशन वाला है, मॉर्टगेज वाला है, तो फिर क्या होगा, एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज होली और पार्टली राइजन हुआ हो वहाँ पे किया जाएगा। और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, ये एक्चुअली और वॉलंटरली रिजाइड करता हो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में किया जाएगा, और कैरीज ऑन बिजनेस या बिजनेस को कैरी करता हो, और पर्सनली क्या क्या वर्क करता हो फॉर गेन, वहाँ पर जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो डिफेंडेंट क्या करता हो, वर्क करता हो उसमें, यानी कि एक्चुअली और होली उसमें या रिजाइड करता हो। ठीक है ना, एक्चुअली या उसमें होली और पार्शली उसमें यानी कि क्या करता हो, रिजाइड करता हो डिफेंडेंट, एक्चुअली यार वॉलंटरीली रिजाइड करता हो, क्या होगा उस कोर्ट में, उसकी कोर्ट में जुरिडिक्शन में वो केस फाइल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई, यानी मैं आपने पढ़ा दिया आपको। अब आगे जो सेक्शन इसमें जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान में है ना, इससे मुराद वो है, इससे वो ये अगर वो आपके एमसीक्यूज बना के दे सकता है कि इससे प्रॉपर्टी सिचुएटेड बियॉन्ड द पाकिस्तान,
आल्सो इंक्लूड, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कहना कि वो इसका मतलब आपने ये ना, जिसमें जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती हो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। सिचुएट, प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिचुएट करती हो तो वो इसमें प्रॉपर्टी आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो सिचुएट पाकिस्तान में से बाहर है वो नहीं आएगी इसमें। सेक्शन 17 क्या कहता है जी? सेक्शन 17 कहता है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये आप ये भी आपने सेक्शन करना है। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन, आपने विद इन द जुरिडिक्शन क्या है? विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। सूट फॉर इमूव प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या किया है? सूट फाइल किया है सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी इमूव प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो फिर आप सूट कहाँ फाइल करेंगे, ठीक है ना। वेयर सूट इज टू बी ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूव प्रॉपर्टी के लिहाज से आपने कोई यानी कि रिलीफ क्लेम कर रहे हैं या कंपनसेशन ले रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी इमूव प्रॉपर्टी को रॉन्ग पहुंचा है उससे, स्पेशली विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट, वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में पाई जाती है। The suit may be distributed in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। अगर उसका जिस कोर्ट में, कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो उसका जितना भी पोर्शन, ज़्यादा कम की कोई बात नहीं, जितना भी करता है तो उस सारे तमाम कोर्ट की जुरिडिक्शन में, कोर्ट में यानी को किसी भी कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है उसके रिलीफ क्लेम के, उस कंपनसेशन के लिहाज से, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, मतलब कि उस कोर्ट में ये नहीं देखा जाए कि उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में जो सब्जेक्ट मैटर है, प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी एग्जिस्ट करती है, पोर्शन थोड़ा है, तो मतलब उस कोर्ट में, उस कोर्ट में जिसकी कोर्ट की जुरिडिक्शन में थोड़ी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस कोर्ट में भी आप पूरा क्लेम मांग सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये सेक्शन 18 क्या कहता है? प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट where local limits of the jurisdiction of the courts are uncertain, ठीक है ना, uncertain। place of institution of the suit where the local limits of the jurisdiction of the courts are uncertain, ठीक है ना। उसने कहा प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टन, अगर कोर्ट्स की जुरिडिक्शन जो है ना वो अनसर्टन है तो फिर क्या होगा? मतलब कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आप सूट कहाँ पे फाइल करेंगे, फिर प्लेस कौन सी होगी? वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है वो आपको अनसर्टन है, आपको पता नहीं है, तो फिर आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाला है। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 तक पढ़ना है आराम से। अब ये हो जाना है, 15-20 मिनट की वीडियो बननी है, इसको पढ़ लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। Where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situated, यहाँ पे यानी कि प्रॉपर्टी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो सिचुएट करती है दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में, और उसके लोकल लिमिट्स क्लियर नहीं है कि किस में यानी कि वो एग्जिस्ट करती है। एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में if satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty, को उनमें से कोई कोर्ट भी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि इस ग्राउंड्स पे कि अनसर्टेनिटी की ग्राउंड्स वहाँ पे दी जाती हैं कि रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट दैट टू दैट इफेक्ट एंड thereupon proceed to entertain and dispose of any suit करती है related to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction। मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी कोर्ट की जुरिडिक्शन में एग्जिस्ट करती है जिसकी लोकल लिमिट्स अनसर्टन है, क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, करते हैं केस फाइल करते हैं, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है और ग्राउंड दे देती है वो अनसर्टेनिटी की और फैसला सुना देती है, तो वो ऐसा ही समझा जाएगा कि के एक ऐसी कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसकी जुरिडिक्शन क्लियर थी और वो उसको इख्तियार हासिल था, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू which the court is competent, कोर्ट competent हो उसको सुनने की as regard the nature and value of the suit,
टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, मतलब कि उसकी वैल्यू और को मद्देनज़र रखा जाएगा कि अब ये वैल्यू का जो सूट है, इसको कोर्ट ये सुन सकती है भी कि नहीं सुन सकती, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा, ठीक है ना? सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, जहाँ पे स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं की अंडर सब सेक्शन 1, इसमें जो हमने बहुत देखा, एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एप्लेंट और रिवीनल कोर्ट, अगर आप अपील में ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है या रिवीजन में किया जाता है दैट डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी वाज मेड बाय द कोर्ट नॉट हैविंग जुरिडिक्शन, उस पास कोर्ट उसके ये ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाता है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है अपील में या रिवीजन में, where the property is situated, the appellant or revisional court shall not allow the objection, दो appellant और revisional court क्या होगी, वो अलाउ नहीं करेगी क्या ऑब्जेक्शन को, unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit, जब सूट फाइल किया गया था, नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द अनसर्टेनिटी एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर टू एंड देयर हैज बीन अ सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द जस्टिस, मतलब कि अगर क्या है कि अगर एक ऐसी कोर्ट जहाँ पे उसकी यानी कि लोकल लिमिट्स क्लियर नहीं है, वहाँ पर सूट फाइल किया गया और कोर्ट क्या सेटिस्फाइड हो जाती है और अनसर्टेनिटी की वो ग्राउंड भी रिकॉर्ड कर देती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी ग्राउंड भी रिकॉर्ड जाती है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर जो अनसर्टेनिटी की ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं की गई और क्या है उसकी जुरिडिक्शन का मामला और उसको जुरिडिक्शन हासिल नहीं थी, ठीक है ना, और उसकी जुरिडिक्शन मामला रिवीजन में या अपीलेंट में कोर्ट में उठा दिया जाता है, लेकिन वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है सूट ट्राई करने की, तो क्या है तो अपीलेंट कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी, वो कहेगी कि ये मामला आपने वहाँ पे उठाना था जिस वक़्त को सूट फाइल किया गया था, ठीक है ना? उस वक़्त तो आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं किया, अब आप रेज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, अगर कोर्ट को ये लगता है, ये नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ कि इससे जो नाइंसाफ़ी हो सकती है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है, तो फिर जो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। ये कोर्ट की जुरिडिक्शन में, कोर्ट की इनकी पावर है कि वो उसको अलाउ कर दे उस ऑब्जेक्शन को। ठीक है जी, ये चीज़। आगे जी सेक्शन 19 क्या कहता है? सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग टू अ पर्सन आर मूवेबल्स। किसी पर्सन को या मूव प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान हुआ हो तो उसके लिए अगर अपन कंपनसेशन लेनी है तो फिर क्या करना? मेरा सूट इज फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन, किसी शख्स को रॉन्ग हुआ हो उसके लिए कंपनसेशन लेनी है, या क्या करना है, और टू मूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग हुआ हो, इफ द रॉन्ग वाज डन विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द वन कोर्ट, अगर रॉन्ग जो है वो एक कोर्ट के लोकल लिमिट्स में हुआ है, एंड द डिफेंडेंट रिजाइड्स, और डिफेंडेंट रिजाइड करता हो और कैरी बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क करता हो फॉर गेन विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द एनी अदर कोर्ट, वो जो लेकिन डिफेंडेंट जो है जिसने रॉन्ग पहुंचाया है वो किसी दूसरी कोर्ट की जुरिडिक्शन में रिजाइड करता है, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, ये फिर ऑप्शन प्लेंटिफ का ऑप्शन है इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट्स, ठीक है ना, वो वहाँ पे भी कर सकता है जहाँ पे वो खुद रह रहा है प्लेंटिफ, वो वहाँ पे भी कर सकता है जहाँ पे वो डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये डिफेंडेंट की यानी कि ना ये प्लेंटिफ की ऑप्शन पे है, ठीक है। अब ये आगे इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में ये वाज़ लिखा होगा, ए जो है रिजाइड इन कराची, ठीक है, रिजाइडिंग इन कराची बीट्स बी इन कोयटा। ए रिजाइड कराची में रहता है, उसने बी को मारा है कोयटा में, बी में सू ए आइदर इन कोयटा और कराची, वो कराची में भी कर सकता है कोयटा में भी कर सकता है, ठीक है ना, बी सूट कर सकता है, दोनों जगह पे कर सकते हैं। ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा, ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिश इन कोयटा स्टेटमेंट डेफामेटरी ऑफ बी, ए जो रिजाइड कर रहा है कराची में, उसने कोयटा में क्या किया है, पब्लिश इन कोयटा, कोयटा में पब्लिश किया स्टेटमेंट डेफामेटरी ऑफ बी, बी के खिलाफ डेफामेटरी स्टेटमेंट दी है, बी में सूट सू कर सकता है ए को आइदर इन कोयटा और कराची, दोनों में उसको कर सकता है, कोयटा में भी कर सकता है कराची में भी कर सकता है।
जी आइए आज का जो हमारा आखिरी जो सेक्शन है गैस का ये भी आपने करना है, ठीक है ना। मैं ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 15 से जो 20 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पेपर बनता है और मैक्सिमम बनता है, ठीक। जी नाम आइए जी हम आप पढ़ते हैं जी। सेक्शन 20 ये कहता है अदर सोर्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइजेस। वो क्या कहता है, अदर सोर्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, अदर सोर्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेड रिजाइड आर काज ऑफ एक्शन अराइजेस। मतलब कि अदर सोर्स क्या है टू बी इंस्टीट्यूट किए जाएंगे वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, डिफेंडेंट रिजाइड कर रहे हो या काज ऑफ एक्शन अराइजेस। यहाँ पे जहाँ पर अगर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा हो तो फिर सूट कहाँ पे होगा, या काज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो तो फिर सूट कहाँ पे होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, अब जो भी लिमिटेशन ऊपर बताएंगे ये हमने सेक्शन में पढ़ी है, डिफरेंट सेक्शन में। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट आर ईच और द डिफेंडेंट वेयर दे आर मोर देन वन, अगर वो मोर देन वन है एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, सूट के शुरू होने में एक्चुअली आर वॉलंटरी रिजाइड्स, एक्चुअली या वॉलंटरीली रिजाइड करते हो, कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर द गेन करते हो, तो क्या होगा, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, ये वो सूट के टाइम पर उनमें से एक या एक से ज़्यादा क्या करते हो, वो एक्चुअली आर वॉलंटरी रिजाइड कैरी बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क करता हो फॉर गेन, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, कोर्ट की इजाज़त लेते और लेने के बाद are the defendants who do not reside or carry on a business or personally work for the gain for said acquiescence in such institutions। वो क्या है, जो डिफेंडेंट्स होंगे जो कि वो डू नॉट रिजाइड, वो रिजाइड नहीं करता या कैरी नहीं करता, वो पर्सनली वर्क नहीं करता वहाँ पर, फॉर साइड एक्विसेंस इन सच इंस्टीट्यूशन, वो क्या है उसमें उसको पता है लेकिन ये कि केस यहाँ पे यानी कि इंस्टीट्यूट हो गया है, द का सी द काज ऑफ एक्शन, द काज ऑफ एक्शन, द काज ऑफ एक्शन या काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस हुआ हो, होली और पार्टली अराइजेस हुआ हो, तो मतलब क्या है, subject to the limitation aforesaid every suit shall be instituted in a court within the legal limits of whose jurisdiction the defendants are each of the defendants where they are more than one at the time of commencement of the suit actually resides। यहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करते हों, उन जो ऊपर शर्तें में हमने 15, 16, 17, 18 में पढ़ा, 19 में पढ़ा है, उनके अलावा उसने कहा है कि सूट यानी कि एवरी सूट जो वहाँ पे फाइल होगा जहाँ पे जो क्या होगा, जहाँ पे डिफेंडेंट ऑर्डिनरी उसने कहा फॉर एक्चुअली और वॉलंटरीली रिजाइड करता हो, और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर द मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंस ऑफ द सूट, वो क्या हो उससे यानी कि जानता हो उस सूट को कि वहाँ पे सूट फॉलो, वहाँ पे सूट क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है बी का, कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स या उनमें से कोई भी डिफेंडेंट वेयर दे आर मोर देन वन, या उनमें से कोई भी एक से ज़्यादा, सॉरी, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, जब सूट का आगाज हुआ एक्चुअली आर वॉलंटरी रिजाइड करता हो वहाँ पे सूट फाइल होगा, कैरी बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क करता हो गेन के लिए, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, अगर कोर्ट की इजाज़त मिल जाती है, द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरी द बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर गेन अफोरसेड एक्विजिशंस इन सच इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर वो कोर्ट अगर एक जो ना डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट की जुडिक्शन में वहाँ पे एक्चुअली नहीं रह रहा, रिजाइड नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके इल्म में है कि सूट फाइल हो रहा है, तो कोर्ट की इजाज़त से वहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। द काज ऑफ एक्शन, यहाँ पे काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुआ वहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, where a person has a permanent dwelling at a one place, dwelling permanent dwelling मतलब घर उसका है at one place and also temporary residence at the
अनदर प्लेस, उसका टेम्परेरी रेजिडेंस दूसरी अदर प्लेस पे भी है। ही शैल बी डीम टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, एट बोथ प्लेसेस मतलब कि ही शैल बी डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, ठीक है ना। ही शैल डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, और ही शैल बी डीम्ड, और ये तस्वर किया जाता है कि वो दोनों प्लेसेस में रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट द प्लेस वेयर ही हैज सच टेम्परेरी रेजिडेंस। बात समझ में आई। उसने कहा है कि वेयर अ पर्सन हैज अ परमानेंट डिवेलिंग एट द सम वन प्लेस, उसके पास परमानेंट रहायश एक प्लेस पे है, एंड आल्सो टेम्परेरी रेजिडेंस एंड अदर प्लेस पे। ही शैल बी डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, वो बहुत जगह पर ही समझा जाएगा कि वो दोनों जगह पे रहता है, ठीक है ना जी। आगे है जी एक्सप्रेशन 2, ए कॉर्पोरेशन, ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड, corporation shall be deemed to carry on business and its sole or its principal office in Pakistan, or in respect of any cause of action arising at any place where it has also सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। एक कॉरपोरेशन है उसका यानी कि बिजनेस वो प्रिंसिपल ऑफिस के पाकिस्तान में है, अगर उसके सबऑर्डिनेट जो ऑफिस जो हैं वो जहाँ पे भी होंगे तो वहाँ पे भी सूट जो है ना फाइल किया जा सकता है। जनाब ये था आपका यानी कि सेक्शन 20 तक ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। 26-27 मिनट की ये वीडियो है, आपने ज़रूर देख लेनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसी में से एमसीक्यूज बनने हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बार-बार रिपीट करके जाइएगा। मैंने आपको बेरक्स में दिखा दिया, बेरक्स से पढ़ा भी दिया और इम्पोर्टेंट भी बता दिया। मतलब कि आपने 15 ज़रूर करना है, 15 सेक्शन 15, सेक्शन 16 भी करना है, और इसमें आपने सेक्शन 17 भी करना है, और इसमें आपने क्या करना है, सेक्शन 19 भी करना है, सेक्शन 19, और इसमें सेक्शन जो 20 है ना, ये आपने ज़रूर करना है 20, ठीक है। ये जनाब आपका गैस था, मैंने पढ़ा भी दिया और आपको समझा भी दिया और मैंने गैस भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। बहुत शुक्रिया।